जैसा कि हमने आपको बताया था कि इससे पहले वाली वीडियो में हम एक प्रश्न पर जो है वो वहाँ रुक गए थे और हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। तो वो हम प्रयास फिर दोबारा शुरू कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो हमने प्रश्न बोला है कि अव्यवस्थित वाक्यांश से सकल घरेलू उत्पाद गणना हेतु महत्वपूर्ण पहलुओं को व्यवस्थित एवं सही करें। तो देखिएगा, मैं अव्यवस्थित वाक्यांश पढ़ रहा हूं, उसको हमें क्रम में करना है, सही करना है। तो देखिएगा, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए हम उनकी संख्याओं को जोड़ देते हैं। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए हम उनकी संख्याओं को जोड़ देते हैं। हम विगत 5 वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करते हैं। चूंकि हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हम इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योगफल प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा, उसने हमसे मालूम किया है कि अव्यवस्थित वाक्यांश से सकल घरेलू उत्पाद गणना हेतु महत्वपूर्ण पहलुओं को व्यवस्थित एवं सही करना है। केवल हमें किस पर ध्यान देना है? जहां हमें ये नजर आ जाए कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं, तो वाक्यांश को सही करना है। तो देखिएगा, हमें क्या करना है, हम यहां से वाक्य को लेंगे। हम विगत 5 वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करते हैं। विगत 5 वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करते हैं। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए हम उनकी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो पहली लाइन आपको पढ़ी मैंने, फिर दूसरी लाइन उसके क्रम में जोड़ दी। चूंकि हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हम इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योगफल प्राप्त करते हैं, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ 5 वर्षों का दिया गया है। तो ठीक है, तो अब आप क्लियर हो गया, चलेगा। इसके बाद अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें। प्रश्न दिया गया है, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि आप मूल्य की विधि का उपयोग करके प्रत्येक चरण में जोड़े गए वस्तु या सेवा के मूल्य की गणना कैसे करेंगे। यानी कि उसने कहा है कि आप इस बात की चर्चा करनी है कि आप मूल्य की विधि का उपयोग करके प्रत्येक चरण में जोड़े गए वस्तु या सेवा के मूल्य की गणना कैसे करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने इसका एक उदाहरण दिया था, जो हमने गेहूं, आटा और बिस्किट का जो उदाहरण दिया था, वह उदाहरण इसी का परिचय है, इसी का जो है वो उत्तर है। क्योंकि वहां ये बताया गया कि हम जो है सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम क्या मध्यवर्ती वस्तु को जोड़ेंगे या किस स्टेप को जोड़ेंगे, उसमें इसमें प्रयास करने का, यही जानकारी करने का प्रयत्न किया गया है। तो उसी प्रक्रिया को हमें समझाना, जो हम वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब चलिएगा, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है हम इसमें पढ़ा रहे हैं कि भारत में प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, यानी कि हम भारत के संबंध में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का हम यहाँ पर भारत के संबंध में विशेष, अब केवल भारत के संबंध में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, हम आपको जो है बता रहे हैं कि आलेख 1 में आप देखिएगा, एक बार हम आपको पिक्चर दिखा देते हैं, उस ध्यान देंगे। तो ये आप देख रहे हैं
हालांकि आपके किताब होगी, हमने शर्त ये रखी है कि आप हमारी वीडियो देखने से पहले किताब अपने पास रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये आप देखिएगा आलेख 1 दिया गया है, जिस पर मैं उंगली को घुमा रहा हूँ। इसका अध्ययन हम आपको करा रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिएगा ध्यान दें, तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखा रहा है। ये जो चित्र है, ये आलेख 1 जो दिया गया है, वो तीनों क्षेत्रों को द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यह 2 वर्षों 73 और 74 2013 और 14 के उत्पादन को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है। अब आप ध्यान देंगे तो देखिएगा, आप देख रहे हैं कि यहां पर एक्स अक्ष पर क्या दिया गया है। एक्स अक्ष पर इसमें वर्ष दिए गए हैं और वाई अक्ष पर जो है वो रुपए करोड़ रुपए में दिए गए हैं। वाई अक्ष पर रुपए करोड़ में दिखाए गए हैं और जबकि एक्स अक्ष पर जो है वो आपके वर्ष दिखाए गए हैं। मैं फिर भी बोर्ड से आपको एक बार बता रहा हूं, हालांकि हमने आपको क्लास में बताया था, लेकिन कई बार हम यहां भी बता चुके हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, और आप कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं तो मैथ में भी अध्ययन कर रहे होंगे। ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। ये जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां काटते हैं, ये मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ये बात मैं आपको जो है कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जहां भी अध्ययन का विषय आता है, हमें पुरानी बात को आप तक पहुंचाना जरूरी है, जिससे कि आपका रिवाइज भी हो जाए और आप उसको ठीक से समझ सकें। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं कि 73-74 का हम अध्ययन करें, तो 73-74 का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, तो हम देख रहे हैं कि जो नीला कलर दिया गया है ये प्राथमिक क्षेत्रक को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि रेड कलर का जो दिया गया है वो द्वितीय क्षेत्रक को बता रहा है। जो लाल कलर है वो द्वितीय क्षेत्रक को बता रहा है, और अगर हम हरे कलर पर चले जाएं तो वो तृतीय क्षेत्रक को स्पष्ट कर रहा है। तो अब आप जरा देखिएगा, ध्यान दें, तो यहाँ आप यदि पढ़े लिखे भी ना हो, एक मैं छोटे बच्चे को भी दिखा दूं, कक्षा 6 के बच्चे को भी इस सीन को दिखा दूं, तो वो कलर देखकर बता देगा कि किस क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक है। मैं आपसे ही जानकारी करना चाहूंगा, तो आप इसका आंसर दे रहे हैं। आप ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि नीला कलर चूंकि ज्यादा है, अतः जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 1973 और 74 में सबसे ज्यादा था। यानी कि कृषि क्षेत्र का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक था, और उसके बाद जो योगदान था वो तृतीय क्षेत्र का था, लेकिन द्वितीय क्षेत्र का योगदान कम था। यानी कि 1973-74 की अगर हम बात करें तो इसका मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उद्योग धंधों का विकास उतनी तीव्र गति से नहीं हुआ जितनी तीव्र गति से कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। यानी कि पहले नंबर पर 73-74 की बात करें तो कृषि क्षेत्र नंबर 1, सेवा क्षेत्र नंबर 2 पर रहा, और जबकि जो है औद्योगिक क्षेत्र जो है वो नंबर 3 पर रहा। लेकिन अगर आज हम 40 वर्ष के बाद देखते हैं, 2013 और 14 की स्थिति में अगर हम चले जाएं, जैसा कि चित्र भी दिखा रहा है आपको, जैसा मैंने यहां पर मालूम किया था ऐसे ही मैं आपसे यहां मालूम कर रहा हूं, तो आप खुद भी बता देंगे, और अधिकांश बच्चों ने आंसर जान लिया है कि तृतीय क्षेत्र की भूमिका आज भी सबसे ज्यादा है। तृतीय क्षेत्र की भूमिका आज सबसे ज्यादा है, जबकि हम 73-74 में जब थे तो उस समय जो है वो कृषि क्षेत्र की भूमिका या प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका सबसे ज्यादा थी। आज किसकी भूमिका सबसे ज्यादा है? तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र का मीन्स क्या हो गया? सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र में हमने आपको बहुत सारे क्षेत्र बताए हैं, बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, परिवहन है, यातायात है, आप जो है जो भी अध्यापक है, वकील है, डॉक्टर है, ये जितनी भी सेवाएं हैं, यहाँ तक कि रिक्शा पोलर, ई रिक्शा चलाने वाला, बस चलाने वाला, आप कोई सा भी जो सेवा दे रहे हैं, यानी कि ना तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं और ना औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि अपना केवल सेवा दे रहे हैं। ये क्षेत्र आज हमारा बढ़ा है। इसका मतलब हो गया कि हमने अपने कमजोर पॉइंट को मजबूत किया है। हमारी अर्थव्यवस्था जो जिस पक्ष पे कमजोर थी उसको हमने मजबूत कर दिया है। और ये किस बात का संकेत है? क्योंकि विकसित देशों में हमने देखा है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। तो आज हमारा देश, अगर हम इसको डायरेक्ट ना देख करके इनडायरेक्ट भी अगर चले जाएं, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा देश जो है
वो विकसित देशों की तरफ को बढ़ रहा है, इसमें कोई भी मुझे संदेह दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें आज वर्तमान अगर सरकार का भी अगर हम अवलोकन कर लें तो ये वर्तमान सरकार जो है वो बहुत तेजी से इसका जो है अवलोकन अगर हम करें तो बहुत तेजी से सेवा क्षेत्र की ओर हम बढ़ रहे हैं और उद्योगों को भी हम नहीं पिछाड़ रहे हैं। तो आज कृषि पर जो निर्भरता है वो कम करते जा रहे हैं हम, लेकिन उत्पादन कृषि क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। आज लॉकडाउन की स्थिति में, कोविड-19 महामारी की स्थिति में भी हमारा देश उत्पादन के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ नहीं है, बल्कि कई देशों को अनाज बेच चुके हैं। तो इस बात का प्रमाण है कि भारत आज जो है, आज अगर मैं अवलोकन 2020 का अवलोकन आपके सामने करूं तो मैं ये पाता हूं कि हम प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से विकास कर चुके हैं। तो इसमें कोई भी संदेह ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आने वाले समय में बस सतर्कता इस बात की है कि जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारी मजबूती भी है, उसको सेवा देने की जरूरत है। जो बेरोजगारी ना रह जाए, जो युवा है वह खाली ना रह जाए, उसको हमें ताकत देने की आवश्यकता है। चाहे वह प्राथमिक क्षेत्र में हम काम कराएं, चाहे द्वितीय क्षेत्र में काम कराएं, चाहे सेवा क्षेत्र में काम कराएं। इन तीनों क्षेत्र जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। यदि हमें अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जाना है तो इन तीनों क्षेत्रों में इस जनसंख्या को, जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है, इसको सही समय पर जो है लगाया जाए तो निश्चित रूप से कोई भी विकसित देश भारत की तुलना में जो है वो भारत के मुकाबले पीछे सभी रह जाएंगे, भारत बहुत आगे चला जाएगा। ऐसी संभावनाएं मुझे भारत में दिखाई दे रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रही है। तो ये चित्र का हम अवलोकन कर रहे थे और अवलोकन करने के बाद हम देख रहे हैं कि तृतीय क्षेत्र जो है वो आज बढ़ गया है। ये तो केवल 2013-14 के आंकड़े बता रहे हैं। इस बीच में जो सरकार रही है वो मोदी सरकार रही है, जिसने बहुत अधिक काम किया है क्षेत्र में, और ये क्षेत्र आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो तृतीय क्षेत्र की भूमिका, उसके बाद अगर हम देखें तो द्वितीय क्षेत्र जो है, जो उद्योग का क्षेत्र है, वह भी 73-74 की तुलना में बहुत अधिक प्रगति उसने की है। और यहां तक कि अगर हम जो है प्राथमिक क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र ने भी बहुत बड़ी उछाल प्राप्त की है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो देश है, जहां पर हम सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों की भूमिका का जहां पर अवलोकन कर रहे हैं, आज वर्तमान स्थिति यह है कि तीनों ही क्षेत्रों में, सकल घरेलू उत्पाद में तीनों ही क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। परंतु यदि मैं पॉइंट्स देना चाहूं, अगर नंबर 1 या 2 या 3 भी कहना की अगर आवश्यकता है तो वास्तव में आज सेवा क्षेत्र नंबर 1 पर है, औद्योगिक क्षेत्र नंबर 2 पर है और कृषि क्षेत्र नंबर 3 पर है। आवश्यकता इस बात की है कि हम कृषि क्षेत्र को इतनी ताकत प्रदान करें कि वह क्षेत्र इन तीनों क्षेत्रों के समकक्ष खड़ा हो जाए, जिससे कि जो है आने वाले समय में जो है अर्थव्यवस्था तीव्र गति से जो है वो गति जो है प्रदान कर जाए और राष्ट्र की आय तेजी से बढ़ जाए। अब हम देखिएगा, इतना समझाने के बाद अब आपके सामने, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, जब भी हम मैटर को समझाएं और आओ इन पर विचार करें, प्रश्न आए तो उन पर अगर हम विचार करने योग्य हो गए हैं तो समझ लीजिएगा हम मैटर को समझ रहे हैं, अन्यथा वो मैटर बेकार है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपके सामने मैं सीन दिखा रहा हूं, तो यहाँ मेरी जहां उंगली घूम रही है इस पर आप देख रहे हैं कि इन प्रश्नों पर हम विचार करने जा रहे हैं। आओ इन पर विचार करें। तो आप किताब खोले बैठे हैं, तो अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो आरेख का अवलोकन करते हुए हम इन पर विचार करेंगे। तो देखिएगा 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा? कितना सरल प्रश्न हो गया आपके लिए। आप देख तो ही बता रहे हैं कि 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? प्राथमिक क्षेत्र। आपका आंसर मुझसे पहले आ गया है। 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? आपका आंसर मुझसे पहले आ गया। इस बार कौन सा हो गया है? सेवा क्षेत्र हो गया है। क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई? सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई, तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई। 2013-14 में भारत का जीडीपी क्या था? 2013-14 में जो भारत का जीडीपी है वह जो है बहुत अधिक 73-74 की तुलना में बढ़ गया है। इसका आंकड़ा जो है वो हम आपको अगली वीडियो में जो है वो देंगे कि कितनी जीडीपी इसकी रही है, क्योंकि वर्तमान जो आंकड़ा है उसको देखते हुए इसका आंकड़ा सही रूप में आपको दिया जाएगा। इसके बाद हम जो है सन 1973-74 और 2013-14 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करती है
इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, विचार करें। मैंने अपनी सारी वीडियो में तुलना करते हुए बताया है और बिल्कुल पूरा विचार करके बता दिया गया है कि ये क्षेत्रक अब क्षेत्रकों की स्थिति क्या है। इसका आंसर आपको पूरी वीडियो में आपको मिल चुका है। आप केवल वीडियो का अवलोकन करें और आंसर आपके सामने आ चुका है। अब हम अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है, पहले मैं आपके सामने टॉपिक लिख देता हूं, उसके बाद ही चर्चा कर रहे हैं। उत्पादन में तृतीय क्षेत्रक का बढ़ता महत्व। देखिए, टॉपिक आने से पहले ही आपको जवाब मिल चुका है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि यदि हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, टॉपिक आने से पहले ही आपके पास उसका आंसर पहुंच जाएगा। यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो टॉपिक हमारे सामने क्लियर है, उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। आज आप देख रहे हैं कि हमने 73 और 74 के आंकड़े और 13 और 14 के आंकड़ों का अवलोकन किया, तो हम ये देख रहे हैं कि तृतीय क्षेत्र की भूमिका बढ़ती चली जा रही है। आज तृतीय